हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो की सेकंड सीरीज यानी कि सेकंड पार्ट में। ये हमारा जो पार्ट रहेगा वो खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों का सेकंड पार्ट रहेगा। इससे पहले ये पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, जिसने नहीं देखा है वो जाके फटाफट जाएं और उसको देख लें। और ये सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बचे हुए जो भी पार्ट मतलब पहले पार्ट में जो रह गया था वो सेकंड पार्ट में कवर किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। इसमें हम बात करेंगे ऊर्जा खनिज के बारे में। तो पहले आप समझ लीजिए, ऊर्जा खनिज को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? ऊर्जा खनिज को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो है पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, पारंपरिक ऊर्जा, और दूसरी है गैर पारंपरिक, अपारंपरिक ऊर्जा। पारंपरिक ऊर्जा और अपारंपरिक ऊर्जा करके हमने इसको दो भागों में बांट दिया गया है। अब पारंपरिक ऊर्जा देखिएगा, सुनिए, पारंपरिक ऊर्जा के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं बताऊँ, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, थोड़ी राइटिंग बड़ी खतरनाक है मेरी, समझ लेना। पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। क्या है? प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये हैं पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन है। अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन में क्या आता है? जैसे कि वो संसाधन जो कभी खत्म नहीं हो सकते। तो आप समझ सकते हैं क्या है, जैसे सौर ऊर्जा। भाई सूर्य के प्रकाश को कभी खत्म कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते ना, तो सौर ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा आ गया। आणविक ऊर्जा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आणविक ऊर्जा। पवन ऊर्जा। तो ये वो संसाधन हैं जिनको हम कभी खत्म नहीं कर सकते। कि पारंपरिक संसाधन वे संसाधन जो लाखों करोड़ों सालों के बाद में बने हैं और एक सीमित मात्रा में मौजूद हैं। अगर हम उनका अधिक मात्रा में दोहन करते रहे तो वो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो अपारंपरिक संसाधन हैं उनका हम अभी हाल में ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा। ठीक है, ये मतलब अनलिमिटेड हैं, इनको हम कभी खत्म नहीं कर सकते। क्या हम सूर्य के प्रकाश खत्म कर सकते हैं? क्या हम पवन ऊर्जा की वायु को खत्म कर सकते हैं इस्तेमाल करने से? नहीं ना। तो ये वो संसाधन हैं जो कभी खत्म नहीं किए जा सकते हैं। तो ये आ जाते हैं किसमें? गैर पारंपरिक संसाधन, जिसको हम अपारंपरिक संसाधन भी कहते हैं। और जो पारंपरिक होते हैं, जो परंपरा से सदियों से जमीन के नीचे पड़े हुए हैं, अब उनका इस्तेमाल हो रहा है। अधिक मात्रा में अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो आने वाले समय में खत्म भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले बात कर लेते हैं हम पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो पारंपरिक ऊर्जा संसाधन क्या है समझिए। यहाँ पे देखें, पारंपरिक ऊर्जा में हमने पहला पॉइंट यहाँ पे लिया, ये ले लें आप। पहला पॉइंट देखें, कोयला है। क्या है हमारे पास पारंपरिक संसाधन में? पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो इसमें कोयला है। कोयले को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। गोंडवाना कोयला और तटशिखरी कोयला है। गोंडवाना और तटशिखरी कोयला दो प्रकार के हैं। गोंडवाना जो कोयला है वो सबसे पुराना कोयला माना जाता है, यानी कि आज से 200 लाख वर्ष पहले ये कोयला बना था। अब इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि ये क्या है? ऊर्जा संसाधन है। और किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है? जीवाश्म। कैसा है? जीवाश्म ऊर्जा संसाधन है। जीवाश्म ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? यानी कि वो संसाधन जिनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं और ये जो जीवों के अवशेषों से बनाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ऊर्जा संसाधन है। इसमें गोंडवाना की बात करें तो 200 लाख वर्ष से अधिक पुराना है ये, और पाया कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है ये? रहा हमारा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और झारखंड में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और झारखंड में ये पाया जाता है। तटशिखरी कोयले की अगर हम बात कर लें तो ये कितना पुराना है? ये 55 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, और ये मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड, इन इलाकों में ये पाया जाता है। ठीक है ना, इन इलाकों में ये पाया जाता है। कौन सा? तटशिखरी कोयला, जो आज से 55 लाख वर्ष पुराना है। उसके बाद देखें, और कोयले को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में है। एक है लिग्नाइट कोयला, फिर बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। कोयले में अगर बोला जाए कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है तो आप बताएंगे एंथ्रासाइट कोयला है, जिसमें 80 से लेकर 90% तक का कार्बन पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस, जो वाणिज्यिक तौर पर सबसे बेहतरीन कोयला माना जाता है। कौन? बिटुमिनस। इसमें 80 से 90 के आसपास का परसेंट कोयला इसमें पाया जाता है। 70 से 80% का कोयला इसके अंदर पाया जाता है। किसमें? बिटुमिनस में। फिर अगर हम बात कर लेते हैं जो पहला वाला पॉइंट है लिग्नाइट का, इसमें 55 से 60% तक का कार्बन पाया जाता है। किसमें? लिग्नाइट में। और ये उतना अच्छा कोयला नहीं माना जाता, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है? विद्युत उपकरणों में होता है। ठीक है, विद्युत उत्पादन में इसका इस्तेमाल होता है लिग्नाइट कोयले का। बिटुमिनस कोयले का वाणिज्यिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं और एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक है,
देखिए पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम, देखिए आप पेट्रोलियम से क्या होता है, हम पेट्रोल भी निकालते हैं, डीजल भी निकालते हैं, ग्रीस भी निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें, केरोसिन का, मिट्टी का तेल इसको कहते हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है। तो पेट्रोलियम एक ऐसा तरल और गाढ़ा पदार्थ है जो हमारे ज़मीन के अंदर दफन है, मतलब ज़मीन के अंदर मौजूद होता है, और जिसको बनने में हज़ारों लाखों वर्ष लगे हुए हैं। इसलिए ये भी जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि जीवों के अवशेष से ये भी बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सीमित मात्रा में, इसलिए इसका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी बन जाता है। लेकिन बात कर लेते हैं ये पाया कहाँ से जाता है। तो भारत में मुख्यतः दो ऐसे स्थान हैं जहाँ से जो प्राप्त होता है, एक तो मुंबई हाई से और एक असम से। तो दो जगह से हमें ये कहाँ से मिलता है, दो जगह से मिलता है, एक तो मुंबई हाई से मिलता है और दूसरा मिलता है हमें असम से, और एक तीसरा गुजरात में भी है, गुजरात में से भी ये प्राप्त कर पाते हैं। तो मुंबई हाई, गुजरात और असम, गुजरात भी है इसमें, गुजरात से भी मिलता है। गुजरात में जगह है अकेलेश्वर, क्या नाम है, अकेलेश्वर जगह है, वहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये गुजरात रहा, ये मुंबई की जगह मुंबई हाई रहा, यहाँ पे मुंबई हाई से प्राप्त होता है, और ये असम रहा, ठीक है, ये असम से प्राप्त होता है, ठीक है। अब पेट्रोलियम की अगर हम बात कर लें तो मशीनी, स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। एक जो इसमें पीट भी प्राप्त होता है, क्या होता है, पीट होता है। जो पीट से बहुत सारी चीज़ें, जो हम प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं, और जो हम देख सकते हैं कई प्रकार के जो खिलौने हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो कई प्रकार के रसायन को बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम का। और दूसरी बात है जो है संश्लेषित वस्त्र बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, उर्वरक और अनेक रसायन उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं, देखिए ये वाला प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस मुख्यतः कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन में और मुंबई हाई में ये प्राकृतिक गैस मौजूद है। मुंबई हाई जहाँ से हमने पेट्रोलियम निकाला वहाँ से इसमें मिल जाता है जो है कह सकते हैं प्राकृतिक गैस, और कृष्णा गोदावरी नदी से भी हमें प्राप्त हो जाती है। कृष्णा गोदावरी नदी, देखो ये कृष्णा और ये कृष्णा है, ये गोदावरी नदी बह रही है, इनका जो बेसन है, नदी बेसन, यहाँ से प्राकृतिक गैस भी हमें प्राप्त हो जाती है। और ये ईंधन का स्वच्छ स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का अगर हम बात करें, ये प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ स्रोत है। इसमें कार्बन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, ज़्यादा ये हानिकारक नहीं होता है। लेकिन सौर ऊर्जा तो सबसे ज़्यादा स्वच्छ माना जाता है, इसमें तो कुछ मात्रा ही खराब नहीं है। सौर ऊर्जा तो हमारे लिए एक प्रकार का वरदान है, क्योंकि अगर सौर ऊर्जा का हमने अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर लिया तो फिर हमें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विद्युत बनाने के लिए हम उससे ही बना लेंगे, और उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज नहीं होगा, और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हाल में प्राकृतिक गैस क्या है, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। कोयला और पेट्रोलियम के मुकाबले प्राकृतिक गैस सही है, ठीक है। बात कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा की। देखो विद्युत ऊर्जा को बनाने के लिए दो तरह के पैमाने अपनाए जाते हैं। एक तो ताप विद्युत अपनाई जाती है, एक अपनाया जाता है डैम प्रोसेस, यानी कि नदियों पर जल विद्युत वाला इस्तेमाल कर लेना। तो जल विद्युत और एक है ताप विद्युत। ताप विद्युत में क्या होता है कि ताप विद्युत का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पानी को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, बॉयल किया जाता है, कोयला वगैरह पेट्रोलियम में जलाकर इससे क्या करते हैं, इसको पानी को बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है। उससे जो स्टीम निकलती है, जो भाप निकलती है, उससे टरबाइनों को घुमाया जाता है, और टरबाइन के घूमने से क्या होता है, विद्युत बनती है। और इसलिए विद्युत के हम कई प्रकार के इस्तेमाल करते हैं, चाहे पंखा चलाना हो, कूलर चलाना हो, प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए विद्युत का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो कई प्रकार जो है साधन है विद्युत का इस्तेमाल, तो कई प्रकार से हम लोग करते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए अब तो खैर मेट्रो है, ट्रेन है, ये सब विद्युत से तो चल रही हैं, ठीक है, यानी कि मतलब लाइट करंट से चल रही है। तो करंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ताप विद्युत। ताप विद्युत में क्या है, ये आखिरकार है कहाँ पर, देखो दिल्ली में दो जगह हैं, बदरपुर और इंद्रप्रस्थ। बदरपुर जो खास करके हरियाणा बॉर्डर से लगा हुआ है, फरीदाबाद बॉर्डर, फरीदाबाद जो शहर है उससे एकदम लगा हुआ है दिल्ली। तो देखा दिल्ली में बदरपुर और इंद्रप्रस्थ जो है खास करके क्या किया जाता है, यहाँ पे पैदा वो क्या किया जाता है, यहाँ पे ताप विद्युत क्या है, सॉरी ताप विद्युत का इस्तेमाल होता है। ये रहा दिल्ली, देखो ये रहा दिल्ली, यहाँ पे दो संयंत्र हैं ताप विद्युत की, बदरपुर और इंद्रप्रस्थ। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पनकी, उत्तर प्रदेश में क्या है, पनकी नामक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से ताप विद्युत बनाई जाती है। और तमिलनाडु में है नेवेली, तमिलनाडु में क्या है, नेवेली करके जगह है, वहाँ पे ताप विद्युत का इस्तेमाल होता है। ताप विद्युत क्या होती है समझा दिया मैंने, आपको बता दिया। इसमें कोयला, पेट्रोलियम, गैस की शक्ति से ताप को, यानी पानी को भाप बनाकर टरबाइन चलाने का काम किया जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा के सभी इस्तेमाल इसमें आ जाते हैं। विद्युत, जल विद्युत क्या है, जल विद्युत की बात कर ले तो देखो जल में क्या होता है, जब नदियाँ आ रही है, देखो नदी आ रही है, यहाँ पे मैं आपको नदी बताता हूँ, देखो ये नदी आ रही है। अब इस नदी में मैंने बहुत बड़ा एक डैम बना दिया, क्या बना दिया, एक डैम बना दिया। अब इस डैम से जो क्या करो, पानी बाहर निकलेगा, और जब पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ मैं बना दूंगा टरबाइन। टरबाइन जब घूमेंगी तो क्या करेंगी, वो डायनामो में जाएंगे, और डायनामो से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और इलेक्ट्रिसिटी बड़े बड़े खंभों के माध्यम से अनेक शहरों तक पहुंचा दी जाएगी। बात समझ में आ गई ना। इस प्रकार से बिजली
बनती है किससे? जल विद्युत से। जैसे कि भाखड़ा नागल जो पंजाब में है, ठीक है, उसके बाद दामोदर पर जो घाटी है और जो है कह सकते हैं सरदार सरोवर बांध, ये सब बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जहाँ से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जल विद्युत का। इसमें नदियों के ऊपर बांध बना लिया जाता है और बांध की ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो टरबाइन को घुमाता है और जिससे विद्युत बनती है। और विद्युत के हम सारे इस्तेमाल जानते हैं क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट देख लें आप, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले आता है आणविक ऊर्जा। क्या आती है? आणविक ऊर्जा आती है। आणविक ऊर्जा होता क्या देख रहे हैं, यूरेनियम एवं थोरियम जैसे पदार्थों के अणुओं की संरचना को रासायनिक रूप में जब बदल दिया जाता है तो बदल कर उच्च मात्रा में ऊष्मा इनको दी जाती है, इन्हें गर्म किया जाता है, जिससे क्या करते हैं ये टरबाइन को घुमा देते हैं और घुमाने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है भारत में? तो उत्तर प्रदेश में नरोरा में हो रहा होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश आप टिक लगा लीजिए, उत्तर प्रदेश में हो रहा है इसका इस्तेमाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और देखें उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात में इसका इस्तेमाल होता है, ये गुजरात हो रहा है, इस प्रयोग किया जाता है, आणविक ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, गुजरात में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। देन उसके बाद में महाराष्ट्र हो गया, ये देखो ये महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ये हो गया कर्नाटक हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, ये तमिलनाडु। तो देखें आप इस प्रकार की सीरीज ऐसे बन जाएगी। तो ये देखिएगा आणविक ऊर्जा के क्या है, स्टेट है जहाँ पे आणविक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए विद्युत यानी कि हमारा जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बनाई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट, देखें पवन ऊर्जा। क्या है ये है पवन ऊर्जा, यानी कि हवा के द्वारा जब बड़े बड़े पंख घूमते हैं उससे क्या होता है, नीचे लगी हुई टरबाइन घूमती है और फिर विद्युत बननी शुरू हो जाती है। वही है टरबाइन के माध्यम से। ये तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और लक्षद्वीप, ये वो स्टेट हैं जहाँ पर पवन ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, ध्यान रखना, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद देखें केरल भी आ रहा है हमारा, ये रहा केरल, साइड में लगा हुआ केरल हो गया, आंध्र प्रदेश, केरल हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये देखो यहाँ है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप हो गया हमारे पास, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद में राजस्थान हो गया, उसके बाद में देखें तमिलनाडु कर दिया हमने। और ये वो इलाके हैं जहाँ ये देखो 1 2 3 4 5 6 इलाके ऐसे हैं जहाँ से पवन ऊर्जा इस्तेमाल होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन इलाकों में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। जब तेज़ हवाएं चलती है तो ये क्या होता है, पवन चक्कियों को घुमाने में सहायक होती हैं हवाएं, तेज़ हवाएं। ये पवन चक्कियाँ घूमती हैं तो नीचे लगी हुई टरबाइनों में क्या होता है, करंट पैदा होता है और वो करंट से विद्युत बनती है और विद्युत हम लोगों तक पहुँचा दी जाती है। पवन की शक्ति से पवन चक्की को चलाकर जिसमें टरबाइन जुड़े जो टरबाइन से जुड़ी होती हैं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और ऊर्जा का स्वच्छ ईंधन होता है, इसमें कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता, तो इसलिए हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, फिर बायोगैस है। फिर क्या है भाई, बायोगैस के द्वारा भी विद्युत बनाई जाती है। वो कैसे बनाई जाती है समझे। बायोगैस में जैविक पदार्थ के अपघटन के द्वारा गैस उत्पन्न की जाती है जिससे तापीय क्षमता वाली चारकोल व मिट्टी के तेल से अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक तरल जो है एक तरदान जिसके अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। गैस लैंप के द्वारा रोशनी के रूप में भी इसको किया जाता है। जो गैस लैंप होती हैं उनमें इसको गैस को भर देते हैं और इसमें क्या होता है, वो भी ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, इनकी वो भी रोशनी उत्पन्न करती हैं गैस लैंप वगैरह। तो बायोगैस का भी कई प्रकार का इस्तेमाल है कि बायोगैस है, गोबर खाद वगैरह यूज़ किया, गोबर है, हमारे किचन के छिलके हैं, पेड़ पौधों के छिलके हैं, वेस्टेज जितना भी है वो हमने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके हमने एक डैम में डाल दिया, मतलब एक वो बनाया हमने गड्ढा टाइप का, उसमें हमने उसको डाल दिया टैंक में। उस टैंक में डालने के बाद में फिर उसमें धीरे धीरे पानी का छिड़काव किया। कुछ समय के बाद 6 महीने 4 महीने के बाद में उससे गैस निकलने लगी। जो गैस निकलने लगी उस गैस का इस्तेमाल हम लैंप को जलाने में कर सकते हैं और जो हमने खाद निकलेगा, सड़ा हुआ जो खाद निकलेगा उसका खेतों में यूज़ करेंगे ताकि उत्तम किस्म की फसल पैदा हो सके, क्योंकि जब खेतों को उर्वरक मिलेगा, खाद मिलेगी तो वो पैदावार में भी अच्छे होंगे। क्लियर। तो ये बायोगैस का है। बात कर लेते हैं अब देखें यहाँ पे ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा क्या है इसको समझिएगा। खंबात की खाड़ी, कच्छ की घाटी, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र, खंबात की खाड़ी, ये रही खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये रही कच्छ की खाड़ी, सॉरी कच्छ की खाड़ी, हाँ यहाँ पे कच्छ की खाड़ी, और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा, ये रहे पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, कि क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ज्वारी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ज्वारी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। क्लियर, इतना याद रखना है। महासागरीय तरंगों का उपयोग विद्युत उत्पादन में होता है। जो महासागरीय तरंगें होती हैं, लहरें, महासागरीय तरंगें मतलब जानते हैं समुद्र की लहरें,
इनका भी यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे ये ज्वारी ऊर्जा लगा रखी है, ज्वारी ऊर्जा यहाँ पे संयंत्र लगाए हुए हैं। जब ये तेज़ी से आती हैं लहरें तो इनको टक्कर मारती है, जिससे यहाँ पर लगी हुई टरबाइन घूमती हैं और फिर ये विद्युत बना देती हैं। ठीक है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा इसमें आते हैं। महासागरीय तरंगों का उपयोग विद्युत उत्पादन में होता है। और तो और ऊर्जा का ये स्वच्छ ईंधन भी है, और विद्युत जिसमें विद्युत बनेगी उसके जितने इस्तेमाल होंगे हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, 3 जगह पर, एक तो आप रखना है गुजरात, एक रखना है मुंबई और एक रखना है आपको पश्चिम बंगाल। ये 2 इलाके के समुद्र तटीय इलाके हैं जहाँ से हम ज्वारी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। अब ज्वारी ऊर्जा होती क्या है समझ लीजिए पहले। ज्वार भाटा सुना होगा आप लोगों ने, ज्वार भाटा मतलब देखिएगा, जो समुद्र होती है, समुद्र की लहरें उठती हैं फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं फिर गिरती हैं। जो उठ रही हैं इससे हम बोलते हैं ज्वार, जब वो गिरती है नीचे उससे हम बोलते हैं भाटा। जब ये उठती है और जब गिर रही होती है उसे बोलते हैं हम लोग भाटा। तो ये हो गया ज्वार, फिर हो गया भाटा, तो ज्वार भाटा समझ में आया। तो ज्वारीय तरंगे जब आ रही, ऊपर से लहरें जब आ रही हैं इस प्रकार की लहरें जब आ रही होती हैं तो ये जाकर तत्वों से टकराती हैं, और आप तत्वों पर अगर आप ज्वारीय ऊर्जा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको संयंत्र लगाने पड़ेंगे, और जिससे टरबाइन घूमेगी और आप फिर विद्युत बना पाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका ये रहे 3 स्टेट जिनसे आप कह सकते हैं। अगला है भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा में देखेंगे इसमें क्या है कि इसको भूतापी ऊर्जा कहते कैसे समझिए पहले। ठीक है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग के ताप का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करना। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी नीचे अंदर से बहुत गर्म है, जब उस गर्म इलाके का गर्म भाग का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें होगा क्या, हिमाचल प्रदेश जिसमें मणिकरण, लद्दाख, पूर्णा घाटी, तो 2 जगह हैं, एक तो हिमाचल प्रदेश, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश, और एक रहा हमारे पास में लद्दाख, ये वाला यहाँ से लद्दाख, ये वाला इलाका रहा लद्दाख का। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भूतापी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, और ऊर्जा का स्वच्छ ईंधन भी होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन पैदा नहीं होता, क्योंकि ज़मीन के अंदर में जो टेम्परेचर है उसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। देखें यहाँ पे अब कुछ बहुत बेसिक पॉइंट हैं जिनमें कभी कभी इनके पहाड़ों के नाम रखे गए हैं, किसके पहाड़ों के, पर्वत श्रृंखलाओं के कुछ नाम रखे गए हैं। और क्यों रखे गए हैं, उनकी स्थानीय भाषा में कुछ तो ऐसा रिलेशन है जिससे उनके ये नाम रखे गए हैं। जैसे पहला देखिए यहाँ पे कुद्रेमुख, क्या है कुद्रेमुख, कुद्रे यानी कि अगर मैं बात करूँ ये कन्नड़ भाषा है, क्या है कन्नड़ भाषा में घोड़े को कुद्रे कहा जाता है। किसको, घोड़े को कुद्रे कहा जाता है। और कुद्रेमुख मतलब घोड़े के मुंह जैसा, कोई पहाड़ अगर घोड़े के मुंह जैसा है उसे हम कुद्रेमुख कह देंगे। जैसे कन्नड़ भाषा में कुद्रे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। कर्नाटक में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी के मुख को से मिलती जुलती होती है, इसलिए इसको कुद्रेमुख कहा जाता है। मतलब कर्नाटक में पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो घोड़े के मुंह से मिलती जुलती है, इसीलिए उसका नाम रख दिया कुद्रेमुख। तो आप ध्यान रखिएगा, कुद्रेमुख जो पहाड़ियाँ हैं, जो घाटियाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलो कर्नाटक के पश्चिमी वाले भाग में। ठीक है, पश्चिमी घाटी में। ठीक है, इसी तरह छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं। बेलाडीला मतलब होता है, देखो ये बैल होता है ना, बैल आप देखिए इस प्रकार से बैल होता नहीं होता, ये पूंछ होगी बैल की, तो ये बैल ये डील, ये इसको बोलते हैं डील, क्या बोलते हैं, इसे डील बोलते हैं। तो जो पहाड़ी डील की तरह है, इस तरह बैल के डील की तरह है, उसे बेलाडीला कहा गया इन्होंने। तो छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के डील जिसको हम कहते हैं से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, बेलाडीला। क्या पड़ा है, बेलाडीला पड़ा है। ठीक है, रेड होल खनन क्या है, इस खनन को खासकर हमारे देश में बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ठीक है, उत्तर पूर्व की जोबाई और चेरापूंजी में कोयला खनन परिवार की सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता था। मतलब क्या है कि उत्तर पूर्व की जोबाई और चेरापूंजी यानी कि जो मेघालय है उनके इलाकों के में क्या होता था कि कोयला को खोदने के लिए, कोयले की जो खाने होते हैं ना, कोयला खनन के लिए परिवार के सदस्य क्या करते थे, एक लंबी व पतली सुरंग बनाते थे। इससे होता क्या था कि इसे कई बार सुरंगें धंस जाती थी और पूरा का पूरा परिवार उसमें फंस जाता था और मर जाता था। इसको क्या किया गया है, इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या नाम है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करके एक संस्था है, उसने इस प्रथा को इस प्रोसेस को अवैध घोषित कर दिया है। मतलब अब इस प्रोसेस को कोई भी राज्य हमारा नहीं कर सकता है, खास करके कोयले की खुदाई के लिए, जिसको हम रेड हॉल कहते थे कि जो है चूहे का बिल, रेड हॉल मतलब चूहे का बिल। तो चूहे की बिल की तरह पतली पतली सकरी सी सुरंगें बनाते थे और कोयले को खोदते थे। इस पर खास करके ग्रीन करके जो एक संस्था है ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इससे बैन कर दिया है। ठीक है, एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन, ये देखो ये बहुत दिलचस्प बात है,
एल्यूमिनियम पहले नहीं था। जब एल्यूमिनियम खोजा गया, एल्यूमिनियम जो एक प्रकार से धातु है, तो एल्यूमिनियम क्या हुआ था, जब नेपोलियन के मतलब एक सम्राट थे, नेपोलियन तृतीय, कौन थे, नेपोलियन तृतीय। हुआ क्या, नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम के बने हुए हुक लगवाते थे। ठीक है, अपने कपड़ों में एल्यूमिनियम के हुक लगवा रहे हैं, और तो और ये जो उनके रिश्तेदार आते थे, जो गेस्ट आते थे, उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में खिलाते थे, और सामान्य लोगों को सोने के बर्तन में। आप समझ सकते हैं, सामान्य लोगों को सोने का बर्तन देते थे खाने के लिए, और जो उनके बिल्कुल खास गेस्ट होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट होते थे, उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खिलाते थे। मतलब वो एल्यूमिनियम को इतना ज़्यादा महत्व देते थे, कौन, नेपोलियन तृतीय। लेकिन बाद में क्या हुआ, वहीं पे जो यहाँ पे नेपोलियन तृतीय एल्यूमिनियम को इतना महत्व दिया था, लेकिन एल्यूमिनियम के 30 वर्ष के बाद में हुआ क्या कि वहाँ के भिखारियों तक के पास ये एल्यूमिनियम के बर्तन थे, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी लोग नहीं दे रहे थे। अब सोना सोना होता है, अब सोने को एल्यूमिनियम से कंपेयर करेंगे तो किस बयां पर करेंगे। मतलब इससे पता चलता है कि ये भैया इस साइंस के मामले में बहुत पीछे थे, इनको पता ही नहीं था एल्यूमिनियम और सोने के गुणों में अंतर क्या है। इनको लग रहा था कि एल्यूमिनियम बहुत अच्छी चीज़ है और एल्यूमिनियम को हम ज़्यादा महत्व दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सोने की क्वालिटी में और एल्यूमिनियम की क्वालिटी में अंतर होता है, वही इन्होंने नहीं समझ पाया। ठीक है ना, तो ये वाला देखें। अब जरा समझिएगा कि संसाधनों एवं खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। जो हमें संसाधन हैं और खनिज हैं, इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, आखिरकार इनको हम बचाना क्यों चाहते हैं। देखिए क्या है ना कि मैं आपको बता दूं कि संसाधन, उनकी ऊर्जा संसाधनों को स्पेशल में बात करूं, जो खनिज लवण है हमारे, इनको बनने में हज़ारों लाखों वर्ष लगे, और ये एक सीमित मात्रा में है ज़मीन के अंदर। अगर हम इनका दोहन करते रहे, पेट्रोल का, कोयले का, तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म होने के कगार पर भी हैं। लोग एक जैसे NCERT के आंकड़ों के अनुसार अगर मैं बात कर लूँ तो 2040 तक कोयले की मात्रा ख़त्म हो जाएगी। अब 2040, अब 2000 के चल रहा है, 23 चल रहा है, 40 आने में ज़्यादा वक्त है भी नहीं, तो ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन क्या करें, कोयले का इस्तेमाल हो रहा है आज भी। अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा कोयले से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, कोयले से बना रहे हैं, तो क्योंकि कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ पे। ऐसे ही हमारे यहाँ अपनी पूरे वर्ल्ड में कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, और आने वाले समय में कोयला ख़त्म हो जाएगा। तो कोयले ख़त्म होने के बाद क्या क्या समस्या आएंगी वो तो हम बाद में ही बात कर पाएंगे, क्योंकि क्या दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो हम देख पा रहे हैं, हम विद्युत नहीं बना पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाएंगे कोयले से, है ना। कोयले से बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं चला पाएंगे, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसे पेट्रोलियम है, अगर पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारे संश्लेषित रेशे हैं, संश्लेषित वस्त्र हैं, नहीं बन सकते हैं। और तो और ये तो छोड़िए, पेट्रोलियम अगर ख़त्म हो जाएगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ तो म्यूजियम में रखनी पड़ेंगी, है ना। ऐसे ही होगा ना कि नहीं होगा, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो इनको बचाने के लिए, संरक्षण के लिए क्या किया जाए, तो क्या क्या उपभोग की अत्यधिक दर है। सबसे पहले समझिएगा, संसाधन इन खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, हम इनको बचाना क्यों चाहते हैं। क्योंकि भैया आज की डेट में इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, उपभोग ज़्यादा हो रहा है। अगर इस समय से उपभोग ज़्यादा होता रहा तो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा ही नहीं। और सीमित भंडार है पृथ्वी में, ज़्यादा मौजूद तो है नहीं, ये फिक्स है। अब भाई आपकी आटे की जो टंकी है उसमें आटा आपने डाल दिया, अब आटा वो जब रोज़ खाते जाओगे तो कम होगा, बढ़ेगा, नॉर्मल सी कम हो जाएगा। ऐसे में पृथ्वी के अंदर एक प्रकार से सीमित है, इनको हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ख़त्म हो जाएंगे। तो दूसरी है पुनर्भरण की निम्न दर है। पुनर्भरण मतलब दोबारा से बनने में इनको करोड़ों वर्ष लगते हैं, लाखों हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो कोयले को बनने में 200 साल, 50-55 साल ऐसे वक्त लगता है। अभी हाल बात की हमने, ठीक है। अब टाइम तो लग ही रहा है, ऐसे पेट्रोलियम को भी टाइम लगता है, तो पुनर्भरण में बहुत देरी है। ऐसे में हमारे हज़ारों के करोड़ों पीढ़ियाँ बीत जाएंगी, तब हमें कोयला ख़त्म होने के बाद हज़ारों करोड़ों पीढ़ियाँ बीत जाएंगी, तब आके उनको कोयला देखने को मिलेगा, अगर चाह तो, नहीं तो वो भी ना मिले। पर्यावरण पर दुष्प्रभाव होता है, और कोयला, पेट्रोलियम को जब हम जलाते हैं तो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं, है ना। कार्बन की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रही है, जो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो ये इस वजह से, इन समस्याओं से निपटने के लिए ही हमें खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक। नेक्स्ट है संसाधनों यानी खनिजों के संरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं कि जिनसे हम अपने भैया खनिजों को बचा सकते हैं, उनको संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। पहला है कम उपयोग करना। भाई जितना ज़्यादा हो सके इनका इस्तेमाल बहुत कम से कम किया जाए। कम से कम ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है कि जो आज से 50 साल बाद या 40 साल बाद या 30 साल बाद ख़त्म होंगे, हो सकता है कई 100 सालों बाद ख़त्म हो,
ख़त्म तो होंगे लेकिन वक्त ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें करना कम उपयोग करना है। हमें बाइक का पेट्रोल है, बाइक में पेट्रोल डलवा ली है, तो हमें छोटे छोटे से काम के लिए बाइक लेकर नहीं जानी है। अगर रेड लाइट पे हमारी बाइक खड़ी हुई है तो भैया बाइक बंद कर लें, रेड लाइट खुलने के बाद हम फिर स्टार्ट करें, फिर चल दें। ऐसा ना हो कि भाई रेड लाइट चल रही है, हमारी बाइक, हम खड़े हुए हैं, बाइक भी चल रही है जिससे पेट्रोल जल रहा है, तो फिजूल खर्च हुआ ना। फाइनली हमें आवश्यकता है, हम ऑफिस जा रहे हैं तो 4 व्हीलर लेके चले जा रहे हैं, क्योंकि भाई एक आदमी भी जा सकता है ना उसमें, तो हम उसमें एक आदमी जा रहा है उस समय। अगर उसमें देखा जाए तो 5 या 7 आदमी जा सकते हैं, लेकिन हम एक आदमी को ही लेकर जा रहे हैं, गाड़ी एक आदमी अकेले इतना सारा तेल फूंक रहा है, पर ये गलत है। इसलिए हम इससे हो सके जितना हो सके उसका कम इस्तेमाल करें। और सार्वजनिक जिसके पास व्यक्तिगत गाड़ियाँ हैं वो व्यक्तिगत गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, सार्वजनिक संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि मेट्रो है, ट्रेन है, बसें हैं, इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। ठीक है, पुनः उपयोग, इनका हम दोबारा इस्तेमाल करें। क्या करें, जिनसे बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनका हम क्या करें, दोबारा इस्तेमाल कर लें। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक प्रकार का लोहा है, लोहा भी खनिज है, एक सीमित मात्रा में है, लोहे से बनी हुई चीज़ है। अगर वो लोहा हमारा ख़राब हो जाता है तो उसका इस्तेमाल किसी और में कर लें, उसको हमें फेंकना नहीं है। अगर फेंक देंगे तो फिर दोबारा से उत्पादन होकर फिर आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको ही हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पुनर्चक्रण हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, पुनर्चक्रण हो जाएगा। क्योंकि लोहे को अगर हम कबाड़ी वाले को बेच देंगे तो वो लोहा भेज देगा फैक्ट्री में, पिघलन भट्टी में पहुंचेगा, ये पिघलन भट्टी में पहुंचने के बाद फिर से ये लोहा अलग आकार लेकर हमारे बीच मौजूद हो जाएगा। ठीक है, और स्थापन यानी कि एक के स्थान पर दूसरा का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। हमें कोयले की आवश्यकता की जगह पर, कोयले की जगह पर हम पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग पेट्रोल की जगह पर, जो पेट्रोल की गाड़ियाँ आ रही हैं उसकी जगह पर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जाकर हम खनिजों संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। ये वो विधियाँ हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट और ये रहा दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके मोस्टली आप कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे आपको डाउट पड़ रहे हैं, कहाँ समस्या आ रही है। इसका MCQs भी हम लगाएंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में MCQ भी इस चैप्टर का लगाया जाएगा, है ना। और बाकी तो मैंने जितने भी पॉइंट हैं इसके मैंने करवा ही दिए हैं। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आप समझ लीजिए आप 100% सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी पूरा वीडियो देखा है, अगर आपने पहला पार्ट भी देखा है और सेकेंड पार्ट भी देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके इसी प्रकार से हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें दोस्तों में, ताकि उनका भी भला हुआ हो जाया करे आप लोगों के साथ साथ में। ठीक है, बाकी ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।